जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं बजट। आज हम देखेंगे जितने भी सरकार के जो भी घाटा होता है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कैसे मार्केट में सरकार पैसे डालती है और कैसे पैसा निकाल लेती है। जैसे हम आरबीआई का देखे थे मॉनेटरी पॉलिसी, वैसे आज सरकार का देखेंगे फिजिकल पॉलिसी। ये सब देखने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 4 टर्म को जानना। पहला राजस्व प्राप्ति, दूसरा राजस्व व्यय, तीसरा पूंजीगत प्राप्ति, चौथा पूंजीगत व्यय। राजस्व प्राप्ति क्या होता है, कल की क्लास में मैंने बताया था, फिर एक बार रिवीजन करा देता हूँ। राजस्व प्राप्ति क्या था, जिसमें सरकार की ऐसी चीज़ों से आय हो जिसमें पूंजीगत परिसंपत्तियों को बेचना ना पड़े। कहने का मतलब है, या फिर देनदारियाँ ना बढ़े। कहने का मतलब है कि सरकार के पास टैक्स ज़्यादा आ रहा है, ठीक, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, या फिर सरकार कहीं से कोई पेनल्टी लगाई या फिर कुछ भी, जैसे पूंजीगत परिसंपत्तियों को बेचना ना पड़े, वहाँ से आय हो रहा है। तो जिस देश में राजस्व आय जितना अधिक होता है वो देश उतनी ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। किसी भी आंधी तूफान में बिगड़ेगी नहीं वो देश, उस देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्यों? क्योंकि उस देश के लोग इतने अमीर हैं, इतना उनका बिजनेस चल रहा है कि बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं सरकार को, तो सरकार के पास टैक्स के फॉर्म में ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो राजस्व आय अगर किसी देश की सरकार के पास हो रहा है तो वो देश काफ़ी ज़्यादा मजबूत है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। दूसरा होता है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय क्या होता है, जिसमें पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन न हो रहा हो, साथ ही साथ देनदारियां भी कम न हो रही हों। इसका मतलब क्या है कि आप सब्सिडी के लिए पैसा दे रहे हैं या फिर आप पेंशन के लिए, सैलरी के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो खर्चा कर रहे हैं वो होता है राजस्व व्यय। अब होता है पूंजीगत आय। पूंजीगत आय का क्या मतलब हुआ कि आपकी देनदारियां बढ़ रही है, मतलब कोई आप पे को लोन दे के चला गया, ऋण दे के चला गया, या आपकी संपत्ति कम हो रही है। कहने का मतलब आपने अपना जो संपत्ति था वो बेच दिया, जैसे आप अपना ज़मीन बेच दिया, अपना फ्लैट बेच दिया, अपना सोना बेच दिया, अपनी संपत्ति कम हो गई। या फिर कोई आपको ऋण दे गया तो देनदारी बढ़ गई क्योंकि उसको लौटाना है। वैसे सरकार के साथ क्या होता है, सरकार अपना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज में शेयर कम कर लेती है या फिर निजीकरण कर लेती है, एकदम शेयर खत्म कर लेती है, बेच डालती है। तो दोनों काम करती है। तो सरकार की संपत्ति कम हो गई ना, अब उससे जो आय होगा वो किसी प्राइवेट कंपनी को होगा अधिकतर आय। अगर सरकार उसका निजीकरण नहीं की है लेकिन शेयर कम कर ली है तो कुछ हिस्सा आय का जाएगा प्राइवेट कंपनी के पास, अगर निजीकरण कर ली तो टोटल प्राइवेट कंपनी के पास जाएगा। तो कहने का मतलब है या तो सरकार की संपत्ति कम हो गई या फिर सरकार की देनदारियां बढ़ गई। देनदारियां मतलब कि कहीं विदेशों से या देशों से सरकार क्या की, लोन उठा ली है, बोरोइंग की है, ठीक। तो सरकार की देनदारियां बढ़ गई। अब पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय होता है या तो पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन हो और नहीं तो देनदारियां कम हो जाए, सरकार ऋण को लौटा दी है, नहीं तो सरकार क्या की, पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन की, मतलब रोड बनाई, सड़क बनाई, मतलब रोड बनाई, डैम बनाई, या फिर कुछ भी जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन करते हो, कोई भी संपत्ति बनाई सरकार, रेलवे बना लिए, कुछ भी, जितना भी आंख से दिखेगा सृजित होते हुए संपत्ति सरकार की, वो सब के सब पूंजीगत परिसंपत्तियों में आएगा, ठीक। अब क्या होता है कि पुराने लोग जो नहीं समझते थे इकोनॉमी, वो इस बात को अच्छे से समझते थे कि हम अपनी पूंजी को कैसे बढ़ाएं। कहने का मतलब है कि पुराने जनरेशन के पास जब भी पैसा आता था तो वो सोना खरीदते थे, ज़मीन खरीदते थे, फ्लैट खरीदते थे। आज के जनरेशन के पास जब भी पैसा आता है तो ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड पैंट, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड घड़ी, ये सब खरीदते हैं। अब बताइए, उनके पास अगर कभी भी पैसे की कमी हुई, चाहे कोई प्रॉब्लम आई, तो वो सोना बेच सकते हैं, ज़मीन बेच सकते हैं, फिर कैश करा लेंगे, या हो सकता है कि जब बिके तो पहले से अधिक दाम में बिके। लेकिन शर्ट, पैंट, जूते, हवाबाजी, घूम के आना, टूर पे आना, विदेश चले जाना, ये पूरा हवाबाजी करना, पैसे उड़ाना, दारू पीना, सिगरेट पीना, ये सब अगर आजकल की जनरेशन करती है तो अगर पूछा जाए कि उसको कल को अगर इन पे कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या इसको बेच सकते हैं, क्या शर्ट को बेच सकते हैं, क्या जूते को बेच सकते हैं, क्या नहीं बेच सकते हैं, पैसा भी नहीं मिलेगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जब भी सरकार के पास पैसा आता है तो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करना चाहिए। तो वो सरकार सबसे बेहतरीन मानी जाती है जिसमें राजस्व आय सबसे अधिक हो रहा है, क्योंकि उनके नागरिकों के पास इतना पैसा है, इतने मजबूत हैं कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और सरकार को राजस्व आय में वृद्धि हो रही है क्योंकि उसकी देनदारियाँ नहीं बढ़ रही हैं और पैसा बढ़ रहा है। कहीं से ऋण नहीं आ रहा है, देनदारियाँ नहीं बढ़ रही हैं लेकिन पैसा बढ़ रहा है, ठीक। साथ ही साथ कोई संपत्ति घट नहीं रही है लेकिन पैसा बढ़ रहा है। लेकिन अगर सरकार, किसी देश की सरकार को पूंजीगत आय होने लगे, मतलब या तो संपत्ति उसकी कम हो रही है, अच्छी बात है क्या, संपत्ति कम होना अच्छी बात है, नहीं। जमीन कम होना अच्छी बात है, नहीं। अगर आपके पास सोना है वो कम हो जाना, बेच देना अच्छी बात है, नहीं। सोना कोई कब बेचता है, जब उस पर मुश्किल आती है। जमीन कोई कब बेचता है, जब उस पर मुश्किल आती है। सरकार पीएसयू कब बेचती है, निजीकरण कब करती है, या फिर हिस्सेदारी कम करती है, कब करती है, जब उस पर मुश्किल आता है। एक और कारण ये हो सकता है कि वो पीएसयू घाटे में चल रहा हो, तब अलग बात है, क्योंकि सरकार को उस पीएसयू को चलाने के लिए बजट से अलग पैसा देना पड़ रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर फायदेमंद
पीएसयू जैसे एलआईसी को और बीपीसीएल को सरकार बेच रही है, तो इसका मतलब रियल में सीरियस प्रॉब्लम है। इकोनॉमी को चलाने के लिए सरकार को कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करनी होगी, तो इसीलिए सरकार कर रही है। सरकार भी मजबूर है क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, उसका फिजिकल डिफिसिट बढ़ रहा है, उसको मेंटेन भी तो करना है। खैर, कहने का मतलब है कि वो कंडीशन सबसे अच्छी मानी जाती है जिसमें आपका मतलब किसी गवर्नमेंट का राजस्व आय, रेवेन्यू रिसीट जो है, इनकम वो बढ़ रही है और साथ ही साथ पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है। अगर सरकार रेवेन्यू से पैसे कमा रही है और कैपिटल एक्सपेंडिचर करे तो ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, क्योंकि जो पैसे कमाई वो किसी संपत्ति को बेच के नहीं हुआ, और जहाँ पैसे डाल रही है वो किसी संपत्ति का निर्माण हुआ। जैसे पहले के लोग क्या करते थे, पैसे आने पे किसी सोना खरीदते थे, ज़मीन खरीदते थे, ठीक, हवाबाजी नहीं करते थे, उड़ाते नहीं थे। और ये कंडीशन सोचिए कितनी ख़राब होगी जब कोई अपनी ज़मीन बेच के अब पूरा टूर कर रहा हो, दारू में उड़ा रहा हो, इधर उधर उड़ा रहा हो, हवाबाजी कर रहा हो, तो वो तो गलत है ना। क्योंकि जो बेचा, ये बार बार इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि ये पता हो जाए, एग्जाम्पल में आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी कंट्री से अगर भारत को कोई पैसा आया, ठीक, या फिर सीधे बोल रहे हैं पीएसयू को बेच के भारत के पास कोई पैसा आया और उस पैसे को, जैसे एलआईसी का मान लेते हैं कि एलआईसी का सरकार निजीकरण की, चाहे निजीकरण नहीं की, हिस्सेदारी कम कर ली और उसे 2 लाख करोड़ रुपए आया। 2 लाख करोड़ रुपए से सरकार ने कोई सब्सिडी पे दे दी, पैसा सब्सिडी पे दे दी, या फिर वो कोई अन्य योजना, अन्न खाने पीने के सामान, खाद्यान्न के लिए सब्सिडी दे रही है, यूरिया पे सब्सिडी दे रही है, या फिर पेंशन सैलरी में सब्सिडी पे, सैलरी में दे रही है, या फिर सब्सिडी पे दे रही है। तो कहाँ से पैसा आया? पूंजीगत परिसंपत्तियों का निजीकरण करके, बेच के, हिस्सेदारी कम करके। और दे कहाँ रही है? वैसी जगह दे रही है जहाँ पे सब्सिडी जा रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म पे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। मतलब बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना, जैसे हम लोग ज़मीन बेच के हवाबाजी कर रहे हैं, तो सरकार की भले मजबूरी है सब्सिडी देके, लेकिन है तो गड़बड़ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पे सरकार क्या करेगी कि अगर पूंजीगत परिसंपत्तियों को बेच के सरकार पैसे इकट्ठा करेगी तो कहीं ना कहीं कम से कम पूंजीगत व्यय कर ले। और पूंजीगत व्यय करना खराब नहीं है। अगर पूंजीगत व्यय करना मतलब पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन करना, साथ ही साथ हिस्सेदारी कम करना, ये दो में से कोई एक हो रहा होगा। हिस्सेदारी नहीं, मतलब आपकी देनदारी कम हो रही है, तो दो में से कोई एक हो रहा है। इसका मतलब है कि जैसे आम बोलचाल में देखें तो कोई परिवार अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, या फिर आईएएस बना रहा है, पैसे खर्च करके बना रहा है, और उसके पास पैसे कम हो गए हैं, वो गरीबी के कगार पे है, लेकिन वो पूंजी का सृजन कर रहा है, वो एजुकेशन दे रहा है, तो कल को बनने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर खराब नहीं है कंट्री के लिए, बहुत अच्छी बात है, खराब नहीं है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन भी लेना पड़े वो भी खराब नहीं है। इसमें देखेंगे अभी फिजिकल डिफिसिट में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगर लोन भी लेना पड़ रहा है ना, तो वो भी खराब नहीं है, क्योंकि रिकवरी हम कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे हमारी इकोनॉमी ग्रो ही करेगी, निश्चित है। ठीक, तो देखते हैं क्या राजस्व घाटा, फिजिकल डिफिसिट, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्ति। प्राप्ति कम है, व्यय ज़्यादा है। 100 रुपये आपकी प्राप्ति हुई, आपने 110 रुपये व्यय कर दिया, तो घाटा कितने का हुआ? 10 रुपये का। 10 रुपये का जो घाटा हुआ कहाँ से लाए होंगे? लोन के रूप में। तो राजस्व व्यय क्या है? राजस्व व्यय ये है डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो भी आपको व्यय करना होता है, जैसे सैलरी, सब्सिडी, इसके लिए व्यय करना होता है, उसको बोलते हैं राजस्व व्यय। अब राजस्व व्यय आप डे टू डे सोचिए, वो कंट्री कितनी खराब स्थिति में है जिसको राजस्व व्यय करने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, तो वो तो डूबेगी ही ना एक दिन। आज आपको डे टू डे एक्टिविटी के लिए भी आपके पास इतनी कमाई नहीं है कि आप सुबह से लेकर शाम तक खाना खा सकें। लोन ले रहे हैं, रोज लोन ले रहे हैं। 100 रुपये आप कमा रहे हैं, लेकिन खाना पीना खाने में आपका 110 रुपये चल रहा है, तो 10 रुपये घाटा हो रहा है। तो आज नहीं तो कल तो डूबेंगे ही डूबेंगे। लोन ले रहे हैं, पूंजीगत प्राप्ति, लेकिन लोन पे ब्याज दे रहे हैं, तो राजस्व व्यय। जैसे कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो पूंजीगत व्यय, और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहे हैं वो राजस्व व्यय। क्लियर? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व, हाँ, इसका अर्थ होता है संपत्ति में बिना किसी वृद्धि के दायित्व में वृद्धि। ये जो समझाया था, पूंजीगत आय क्या होता है? संपत्ति कम हो जाना या फिर देयता बढ़ जाना। राजस्व व्यय क्या होता है? संपत्ति नहीं बढ़ना और देयता भी नहीं बढ़ना। क्लियर है? अब ये प्रभावी राजस्व घाटा, ये 2011-12 में आया। इसमें सरकार बोली कि देखिए 2011-12 में आया FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में ये बोला गया था, जो 2004 से प्रभावी हुआ। इसमें ये बोला गया था कि देखिए आप अपने घाटे को कम करते करते 2008 तक जीरो पे लाइए, 31 मार्च 2008 तक जीरो पे लाइए। इसका ये उद्देश्य था। क्यों था? क्योंकि हर साल जब सरकार लोन ले रही है तो एक बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में ही चला जा रहा है बजट का। तो इसमें बोला गया था कि आप अपना लोन जो है वो कम करते रहिए। ठीक, तो इसलिए ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया।
तो इसके अनुसार सरकार बोली कि देखिए 100 रुपये हमारी कमाई हुई, हमने खर्चा किया 110 रुपये, 10 रुपये का हमें लोन लेना पड़ा। अब ये जो 10 रुपये हम लोन लिए हैं ये टोटल 10 रुपये हमारा लोन नहीं है। तो पूछा गया कैसे, तो सरकार बोली कि देखिए इसको टोटल 10 रुपये लोन राजस्व व्यय में मत इंक्लूड कीजिए लोन के तौर पर। तो पूछा गया कैसे, तो सरकार बोली कि देखिए 10 रुपये जो है ना उसमें से 2 ही 3 रुपये सही, लेकिन किसी और स्टेट को अनुदान के तौर पे हम दे रहे हैं, विकासशील किसी और स्टेट को। विकासशील स्टेट में जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे डैम बन रहा है, सड़क बन रही है, रेलवे बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो वहाँ पे हम अनुदान के रूप में उनको पैसा दे रहे हैं। तो जब हम अनुदान के रूप में उनको पैसा दिए, भले 2 रुपये ही या 3 रुपये ही दिए, 10 रुपये में से थोड़ा सा ही पार्ट दिए, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उस राज्य स्तर पर ही सही लेकिन पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करा रहा है। कल को वो इकोनॉमी में बेनिफिट करेगा, वो मतलब कल को फायदा ही पहुंचाएगा इकोनॉमी के लिए, भले राज्य स्तर पे ही पहुंचाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन कर रहे हैं। इसलिए राजस्व खर्चे में मत डालिए 10 के 10 रुपए को, उसमें से कम 2 या 3 रुपए निकालिए जो हम अनुदान के तौर पे दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अब सरकार का राजस्व घाटा कम हो जाएगा। सरकार बोली कि भाई ऐसे घाटा बढ़ता रहा तो हम इसको कभी कवर ही नहीं कर पाएंगे, इसको थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि हम अनुदान के रूप में भी तो पैसा दे रहे हैं जो पूंजीगत परिसंपत्तियों के विकासात्मक कार्य के लिए खर्च हो रहा है। ठीक, तो यही था। तो ये एक युक्ति थी जिससे सरकार का राजस्व व्यय जो था वो कम हो जाए, राजस्व घाटा कम हो जाए। बात भी सही है। तो 2011-12 में ये युक्ति आई। एफआरबीएम अधिनियम की अनुशंसा के अनुसार राजस्व घाटे को नियंत्रित करने की एक युक्ति थी। सरकार के अनुसार राज्यों को अनुदान दिया जाता है, कोई इसमें से एक्सक्लूड किया जाता है जो गैर विकासात्मक ना हो, जो जाके वहाँ राज्य स्तर पे विकास का काम करे, मतलब पूंजीगत व्यय हो। राजस्व व्यय, इसका फॉर्मूला होता है राजस्व व्यय, टोटल जो गवर्नमेंट का राजस्व व्यय था उसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें से पूंजी निर्माण के लिए राज्यों को दिया गया अनुदान जब माइनस कर देते हैं तो आ जाता है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है भाई, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, ऋण को छोड़ के। राजकोषीय घाटे में कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति होता है। कुल व्यय में क्या आ जाएगा, राजस्व आय प्लस कुल व्यय में क्या आ जाएगा, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। कुल प्राप्ति में आ जाएगा राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति। अब इसमें से ऋण को छोड़ के, क्यों ऋण को क्यों छोड़ के, ताकि पता भी तो चले लोगों को कि हमें ऋण की वजह से कितना इकोनॉमी में डेंट पड़ा है, कितना हमने ऋण लिया है, इसको हटा देते हैं। क्या है कि ऋण आय नहीं है, प्राप्ति तो है। ऋण कोई आपको पैसा दे गया, जैसे आपके पास अगर 10 रुपये कमाई है साल की चाहे महीने की, और आपके पास 12 रुपये 2 रुपये कोई ऋण दे गया, तो आपके पास 12 रुपये कुल हो गए। तो क्या आपकी 12 रुपये कमाई हो गई क्या? नहीं, कमाई तो 10 ही रुपये थी, 2 ऋण का था जो आपकी आय में इंक्लूड नहीं होगा, वो आपकी इनकम नहीं है। ठीक, तो सरकार की भी इनकम नहीं है, इसलिए ऋण को एक्सक्लूड कर देते हैं और ऋण को छोड़ के कुल आय, कुल व्यय माइनस कुल आय, ऋण को निकाल के। ठीक, तो इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। अगर व्यय अधिक हो आय कम हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर राजकोषीय घाटे में अगर पूंजीगत का भी हिस्सा होता है और राजस्व का भी हिस्सा होता है, तो अगर पूंजीगत घाटा हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूंजीगत घाटा होने दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे वो फायदा ही करेगा। क्योंकि एक परिवार अगर शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है, भले वो गरीब हो जा रहा है, लोन लेके खर्च कर रहा है, बेटे को पढ़ा रहा है, बेटी को अपने पढ़ा रहा है, लोन लेके अगर खर्च कर रहा है, तो कल को डॉक्टर बनेगी, IAS बनेगी, इंजीनियर बनेगी, तो फायदा ही पहुँचाएगी उस परिवार के लिए। ठीक, फायदा ही पहुंचाएगा उस परिवार के लिए। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसके लिए लोन भी लेना पड़ा है तो कोई गलत बात नहीं है, इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद ही है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लोन लेके हवाबाजी कर रहे हैं, वो गलत है। लोन लेके अगर सरकार के फॉर्म में बोले तो लोन लेके सब्सिडी दे रही है, लोन लेके सैलरी दे रही है, तो गलत बात है ना, क्योंकि आपके पास उतनी भी कमाई नहीं है कि आप डे टू डे एक्टिविटी कर सकें, ये भी देखना है। तो राजकोषीय घाटे अगर बढ़ रहे हैं, लेकिन राजकोषीय घाटे में पूंजीगत घाटा बढ़ना चाहिए, ना कि राजस्व घाटा। राजस्व घाटा बढ़ा है तो चिंता का विषय है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि एक ना एक दिन डूबेंगे ही आप, क्योंकि लोन लेके हवाबाजी रोज का रोज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा कहाँ गया, हाँ, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, ऋण को छोड़ के। अब होता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा में क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज देनदारियाँ। ब्याज देनदारियाँ का मतलब है कि इस साल अगर सरकार 100 रुपये कमाई और 110 रुपये खर्चा की, तो 10 रुपये की देनदारी बन गई, कहीं से लोन लिया होगा तभी तो देनदारियाँ बनी है 10 रुपये का। वैसे पिछले साल भी घटा, उसके पिछले साल भी घटा, उसके पिछले साल भी घटा, लगातार घाटा सहती आ रही है सरकार। तो लगातार जो लोन है सरकार पे, उसका ब्याज तो पे करना ही होगा,
तो ब्याज जब पे करना होगा तो उसमें से अगर 10 रुपये मान लीजिए लिए हैं, उसमें से 10 रुपये में 1 या 1.5 रुपये एक्स्ट्रा और हो गए जो आपको ब्याज के तौर पे देना पड़ा। तो एक भारत के बजट में एक बड़ा हिस्सा होता है ब्याज के तौर पे भारत पे करती है भारत सरकार। तो जब ब्याज के तौर पे आप अपने बजट से एक बड़ा हिस्सा पे कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इस साल का बजट है उसमें बजट में खर्चे ज़्यादा हैं, उसके लिए लोन ले रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि आपने लोन लिया और लोन से ही कुछ पैसे निकाल के ब्याज के रूप में पे किए। तो कहने का मतलब है ब्याज देने के लिए भी आपको लोन लेना पड़ रहा है। तो ये और गड़बड़ बात है। ये और गड़बड़ बात है। क्यों गड़बड़ बात है कि आपके पास उतना भी पैसा नहीं है कि आप ब्याज चुका पाएँ। ब्याज चुकाने के भी लोन लेना पड़ा है और फिर ये लोन बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते फिर से इसका ब्याज भी बढ़ेगा और आगे आने वाले सालों में लगातार ब्याज बढ़ेगा। ठीक, तो किसी एक सरकार की ये गलती नहीं होती है। पीछे से जितनी भी सरकारें आई हैं और अभी की जितनी सरकारें हैं, क्योंकि आज का तो ये ब्याज है नहीं, पहले का ही ब्याज है, तो लगातार जो भी सरकारें आई हैं सब वैसे कर रही हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि सरकार घाटे का बजट क्यों पेश करती है, क्योंकि सरकार अगर विकासात्मक कार्य करेगी तो इकोनॉमी को बढ़ाएगी, नए नए रोजगार जनरेशन के लिए नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, तो उसको लोन लेना ही पड़ेगा। जैसे ही लोन लेगी, मतलब कुल मिला के जैसे ही आय से ज़्यादा व्यय करेगी तो घाटा होगा ही होगा। तो घाटे का बजट इसलिए पेश किया जाता है ताकि विकास पे ध्यान दिया जा सके। ठीक, तो विकास को बढ़ावा देने के लिए लोन लेना पड़ता है और लोन जैसे ही लिए वैसे ही क्या हो गया, आपका घाटा हो गया। तो घाटे का बजट इसलिए पेश किया जाता है ताकि विकासात्मक कार्यों को प्रोत्साहन दिया जा सके। ठीक है, सरप्लस बजट आज तक भारत के इतिहास में कभी पेश नहीं हुआ है। क्यों नहीं पेश हुआ है, क्योंकि वही भारत को ग्रो करना है। और वैसे ही डेट टू जीडीपी रेशियो भारत का बढ़ेगा। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, जितनी आपकी कमाई है, जैसे 100 रुपये कमाई है और यहाँ 10 रुपये उधार लिए तो 10% हो गया, 10 हुआ ना, वैसे ही बढ़ते 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 100 के बराबर हो जाएगा तो 100% डेट टू जीडीपी रेशियो। तो ऐसे भारत के पास अभी 90% के अप्रॉक्स चल रहा है डेट टू जीडीपी रेशियो। कोरोना के पहले 67 to 68% के आसपास चल रहा था, पहली कोरोना वेव के पहले। तो भारत सरकार ने लोन लिया बाहर से और अंदर से, और लोन को लेके खर्च की, तो खर्च की तो राजकोषीय घाटा बढ़ गया, डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ गया, खर्च लगातार बढ़ रहा है ना, डेट बढ़ रहा है यहाँ पे। तो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खर्चा करना पड़ता है। हालांकि जापान की इकोनॉमी में लगभग 350-400 के आसपास है और यूएस की इकोनॉमी में 250-300 के आसपास है और चाइना की इकोनॉमी में कुछ इस तरीके की बहुत ज़्यादा है डेट टू जीडीपी रेशियो। इंडिया की इकोनॉमी में भी बढ़ रहा है, लेकिन 100% तक सेफ माना जाता है, लेकिन 100% के बाद बढ़ना चिंता का विषय है। एफआरबीएम हम लाए थे ताकि हमारा घाटा ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन एफआरबीएम अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसको 2008 तक ख़त्म कर देना था, जीरो कर देना था, लेकिन अभी नहीं हुआ। अब तो कोरोना भी आ गया, दुर्भाग्यपूर्ण। अब कहाँ गया, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज देनदारियाँ, जो ब्याज आपने दिया उसको इसमें से राजकोषीय घाटे में से घटा देते हैं। अब घाटे का वित्त पोषण क्या होता है, सरकार घाटे को पूरा करने के लिए क्या करेगी, विदेशी सहायता लेगी, विदेशी ऋण लेगी, आंतरिक ऋण लेगी, मुद्रा को छाप कर दे देगी। मुद्रा छपाई अंतिम हथियार के तौर पे यूज होता है, क्योंकि जैसे ही मुद्रा छपाई करके ऋण चुका दिया, कोई पूछेगा कि भाई इतना ऋण है तो क्यों ना मुद्रा छाप के दे देना, तो जैसे ही मुद्रा छाप के ऋण चुकाए वैसे ही पैसे का इनफ्लो बढ़ गया, इनफ्लो बढ़ जाएगा तो लोगों के हाथ में पैसा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो कुल मिला के अंततः क्या होगा, रुपए की वैल्यू गिर जाएगी और आपकी इकोनॉमी पे बर्डन पड़ेगा। तो ये सबसे खतरनाक है मुद्रा को छापना। अब विदेशी ऋण को थोड़ा समझ लेते हैं। विदेशी ऋण में क्या होता है कि देखिए, सरकार के पास दो विकल्प होते हैं, या तो आंतरिक ऋण ले या विदेशी ऋण ले, घरेलू बैंकों से ऋण ले या फिर विदेशों से ले। अगर घरेलू बैंकों से ऋण ले रही है तो देखिए इसमें क्या होता है कि घरेलू बैंक जब सरकार को ऋण देंगे तो सरकार, जैसे मान लीजिए घरेलू बैंक के पास कुछ पैसा है ऋण के लिए, तो या तो वो बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर्स को ऋण देंगे या फिर सरकार को। तो अगर सरकार को बाई चांस मान लीजिए दे देते हैं, तब फिर क्या होगा, सरकार को अगर ऋण देते हैं तो क्या होगा कि इन्वेस्टर्स कल को इनके पास आएंगे, बोलेंगे कि हमें फैक्ट्रियाँ डालनी है, आप ऋण दो, तो इनके पास जाएंगे ऋण देने के लिए, तो इनके पास तो पैसा ही नहीं है, ये हाथ खड़े कर देंगे। जैसे ही ये हाथ खड़े किए, इन्वेस्टर को कुछ मिला नहीं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं किए तो इकोनॉमी में फैक्ट्री नहीं लगी तो रोजगार नहीं मिले, कुल मिला के इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगी। तो अगर सरकार बाहर से कर्ज लेती है विदेशी बैंकों से, तो घरेलू बैंकों के पास पैसा बचा रहेगा और C+G+I+X-M में हमने देखा था कि सरकार को खर्च करना पड़ता है, फिर इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं। तो अगर सरकार बाहरी बैंकों से, विदेशी बैंकों से, वो देख लीजिएगा लेक्चर C+G+I+X-M वाला जो था जीडीपी का लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से डिटेल में कवर किए हैं। तो जो सरकार बाहरी बैंकों से ऋण लेके आई और उसके बाद इकोनॉमी में डाली, ठीक,
पूंजीगत व्यय की, राजस्व व्यय नहीं, राजस्व व्यय बहुत खतरनाक है, राजस्व व्यय तो करना ही नहीं चाहिए। पूंजीगत व्यय अगर पूंजी करना ही नहीं चाहिए मतलब नहीं, सीमित मात्रा में कीजिए। पूंजीगत व्यय अगर सरकार ज़्यादा की तब फिर क्या हुआ, पूंजीगत व्यय करते ही अब इन्वेस्टर आएंगे, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा आ गया तो इन्वेस्टर भी आएंगे अपनी फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाने के लिए। तो जैसे ही बैंक के पास जाएंगे, बैंक के पास पैसा बचा रहेगा घरेलू बैंकों के पास, वो इन्वेस्टर ले लेंगे और लोन के रूप में लेके नई नई फैक्ट्रियाँ डालेंगे, इकोनॉमी का साइकिल चल पड़ेगा। तो ये फायदा होता है विदेशी ऋण लेने से, विदेशी बैंकों से ऋण लेने से। लेकिन विदेशी बैंक से जो ऋण मिलता है वो डॉलर में होता है, और भारत में जब रुपया में कन्वर्ट होगा तो भारत को भी फायदा होता है। लेकिन एक बात होती है, जब डॉलर में जो पैसा आया उसको चुकाना भी होगा डॉलर में, तो उस पर क्या होगा कि अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा नहीं है तो प्रॉब्लम ये होती है चुकाने के टाइम में, क्योंकि घरेलू बैंकों से अगर ऋण लेंगे तो हम रुपए छाप के कभी भी दे सकते हैं, लेकिन विदेशों से जब ऋण लेंगे तो हमें डॉलर में ही चुकाना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होने चाहिए लेवल में, नहीं तो कम हो जाएंगे। ठीक, घाटे का वित्त पोषण के लिए बता दिया। उसके बाद होता है एफआरबीएम। एफआरबीएम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था, इस 2004 से इम्प्लीमेंट हो गया। 31 मार्च 2008 तक घाटे को शून्य करना था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत क्वेश्चन आता है, इसे लिख दिया गया है। ठीक, राजस्व घाटे को प्रतिवर्ष 0.5% से कम करना था, जबकि राजकोषीय घाटे को प्रतिवर्ष 0.3% से कम करके 2008 तक जीरो करना था। आज तक भी नहीं हुआ। ठीक, नहीं हुआ तो कैसे होगा। 2008 में रिसेशन ही आ गया और अभी चल ही रहा है, कैसे होगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के कुछ उपाय होते हैं। देखिए, अब ये तो पढ़ लिए दुनिया भर के घाटे जो भी थे, वहाँ पढ़ लिए मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति में हमने देखा था कि सरकार आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है, लेकिन अब हम राजकोषीय नीति में देखेंगे कि सरकार कैसे मार्केट में पैसा छोड़ती है और कैसे मार्केट से पैसा निकाल लेती है बजट के द्वारा। तो देखिए, मौद्रिक, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ा तो सरकार क्या करेगी, लोगों के हाथ में पैसा आया तो इन्फ्लेशन बढ़ा, मतलब डिमांड बढ़ी तो इन्फ्लेशन बढ़ा, तो लोगों के हाथ से पैसा सरकार ले लेगी। जैसे ही पैसा ले लेगी, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग टूल्स होते हैं सरकार के पास, अपने हथियार, अपने औजार होते हैं जिससे पैसा निकाल लेती है। जैसे आरबीआई के पास उस लेक्चर में थे, तो यहाँ सरकार निकाल ली पैसा हाथों से। अब क्या हुआ, आपके पास हाथ में पैसा नहीं रहा, आप डिमांड नहीं करेंगे, तो डिमांड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन डाउन हो गया। तो ये होता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। राजकोषीय होता है, मौद्रिक होता है। तो राजकोषीय पहले देखते हैं। संतुलित बजट बनाना, बजट को संतुलित, बैलेंस बनाना, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करना उस जगह जहाँ पे ऑलरेडी पैसा है। सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक व्यय को कम करना, स्पेशली कहाँ पे भाई, उत्पादक व्यय पर को नियंत्रित करना। सरकार खर्च कम करेगी, जिसमें जीडीपी वाले में C+G+I+X-M था, तो जी का जो व्यय है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोगों के हाथ में ऑलरेडी पैसा पहले से है। क्लियर। अब प्रगतिशील करारोपण। प्रगतिशील मतलब कि अगर कमाई आपके पास है, मतलब कहने का मतलब है सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाएगी, और साथ ही साथ आप जो टैक्स दे रहे हैं उनका टैक्स थोड़ा बढ़ा भी सकती है, क्योंकि सरकार को और आपके हाथ से पैसा निकाल लेना है, ताकि आपके हाथ में अगर पैसा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे। तो हो सकता है आप पहले 5% के टैक्स रेट में थे, हो सकता है 7% के, 7.5% के टैक्स रेट में चले जाएं। पहले कोई टैक्स में नहीं था तो हो सकता है उस पर टैक्स लगा दे सरकार थोड़ा सा। जैसे पहले 5 लाख पे टैक्स लगता था, हो सकता है अब 2.5 लाख पे ही टैक्स लग जाए। एक कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में रहेगी, और उनके पास जो पैसा है अपने पास ले लेगी। क्लियर है। और उसके बाद क्या होता है, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना। अब सरकार क्या करेगी, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना। देखने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, सार्वजनिक ऋण मतलब सरकारी ऋण। सरकारी ऋण में सरकार वृद्धि क्यों करेगी, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। क्या है कि सरकार को क्या करना है, आपके हाथ में पैसा नहीं रहने देना है, क्योंकि आपके हाथ में पैसा रहेगा तो आप कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे तो वहाँ पे डिमांड जनरेट करेंगे। डिमांड जनरेट मतलब डिमांड होना गड़बड़ नहीं है इकोनॉमी के लिए, लेकिन एक हद से ज़्यादा डिमांड होना है, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा रहा है ना। तो सरकार वहाँ से पैसा क्या करना चाहती है, खींचना चाहती है। तो सरकार क्या करेगी, अलग अलग ऐसे उपाय अपनाएगी जिससे सरकार पब्लिक से पैसा ले ले, अपने पास ले ले। मतलब सरकार ऋण बढ़ाएगी, मार्केट से पैसा उठा लेगी अपने पास। समझ में आया। सार्वजनिक ऋण में बढ़ोतरी करेगी सरकार, मार्केट से। आपके मार्केट कौन है, आप ही हैं, आप और हम। मतलब जो जनता है वो मार्केट है, वो अलग अलग ऐसे स्कीम लाएगी जिससे सरकार को ब्याज, मतलब सरकार के पास आप पैसे रखाएं। ठीक है। अब क्या होता है, बचत को प्रोत्साहित करना। अब बचत को कैसे प्रोत्साहित, आपके हाथ में पैसा है, आप खर्च करेंगे तो डिमांड जनरेट करेंगे। डिमांड जनरेट तो करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक हद से ज़्यादा इन्फ्लेशन को भी तो रोकना है ना।
एक हद से ज़्यादा इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके पास जो पैसा है, सरकार चाहेगी कि आपका पैसा अलग अलग योजनाओं में चला जाए। कैसे? जैसे सरकार पोस्ट ऑफिस पे कोई स्कीम लेके आ गई, उसमें क्या हुआ आपको पता ही नहीं चला, आप पोस्ट ऑफिस का स्कीम देखे, अपना पैसा वहाँ जमा कराए 2 साल 4 साल के लिए। ठीक, बचत को बढ़ावा मिलना। अगर सरकार कोई ऋण ली है, सार्वजनिक ऋण, तो सरकार क्या की, थोड़ा उसका टाइम बढ़ा दी। आप जो ऋण 4 साल में चुकाना है, अब उस पर 5 साल का स्कीम आएगा कि 5 साल में ऋण चुकाइए। मतलब सरकार चुकाएगी आपका ऋण, आपका जब पूरा होगा। तो कहने का मतलब है सरकार आपके हाथ में पैसा नहीं आने देगी, और जो हाथ में पैसा है उसको भी खींच लेगी, क्योंकि आप इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा सकते। सरकार की ये नीति होती है। तो बचत को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्कीम निकालेगी, सरकारी योजनाओं में लगाना चाहेगी पब्लिक का पैसा। ऐसा स्कीम लगाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जाके इन्वेस्ट कराएंगे सरकार में। ठीक, और आपके हाथ से पैसा गायब हो जाएगा। आपको लगेगा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कम करने में योगदान दे रहे हैं। बचत को प्रोत्साहित करना। और लास्ट में क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि करना। क्या है कि इतने सारे तरीके आजमाने की क्या ज़रूरत है, क्या हवाबाजी कर रहे हैं दुनिया भर का। हाथ से पैसा निकालिए, खींच लीजिए, ये करो ये करो ये करो ये करो, दुनिया भर का सार्वजनिक ऋण बढ़ाओ। चुपचाप उत्पादन बढ़ा दें, क्योंकि डिमांड बढ़ी थी, सप्लाई एक नियत स्तर पे थी, तो क्या था, इन्फ्लेशन बढ़ गया था। ठीक, अब क्या सीधा काम करें ना कि डायरेक्ट प्रोडक्शन ही बढ़ा दें। प्रोडक्शन बढ़ गया तो अपने आप मार्केट में वो खास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उसकी डिमांड, मतलब उसकी डिमांड पूरी हो गई, और उसका जो प्राइस है वो गिर गया, नीचे आ गया, इन्फ्लेशन भी नीचे आ गई। सीधी सी बात है। जैसे प्याज महाराष्ट्र में उत्पादन हुआ, और प्राकृतिक कारणों से बरसात हो गई, या फिर क्या हुआ कि ओलावृष्टि हो गई, जिसकी वजह से प्याज गल गया। अब गल गया तो फिर मार्केट में तो पहुंचा नहीं, तो मार्केट में प्याज की कमी हो गई। तो पहले 20 रुपये का प्याज आज 120 रुपये में पड़ रहा है। तो सरकार क्या करेगी, तब तक वेट कर रही है जब तक किसी और राज्य में ना हो जाए। फिर नहीं कंट्रोल होता है, सरकार देखती है अभी लॉन्ग टर्म पे ये रहेगा, पब्लिक परेशान होती है, तो फिर सरकार क्या करेगी, बाहर से इंपोर्ट कर लेगी। सीधी सी बात है। कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा देना पड़ा है, तो सीधा बना लीजिए ना, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, या फिर इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक, तो ये सब तरीके होते हैं। अब इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इंपोर्ट जो महंगा है उस पर आप टैक्स कम लीजिए, सस्ता हो जाएगा, लोगों के पास सस्ते में पहुंचेगा, ये भी है। अब क्या हो गया, मौद्रिक उपाय। अब ये तो था राजकोषीय उपाय, ये था मौद्रिक उपाय। तो मुद्रा के निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मौद्रिक उपाय में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर देती है आरबीआई। आरबीआई देखेगी कि मार्केट में इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा हो गया, उसको रोकना है, तो हर तरीके के टूल्स आजमाएगी जिससे मार्केट में पैसा कम हो जाए, मतलब कि लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाए। वो टूल्स हमने बता दिया था, मौद्रिक पॉलिसी वाले लेक्चर को देख लीजिएगा। तो हर वो टूल अपनाएगी जिससे लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाए। मतलब कि क्या, मॉनेटरी पॉलिसी की क्या कर दी, वो टाइट कर दी। क्लियर, टाइट कर दी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसकी वजह से पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं जाएगा, या फिर गया होगा तो वापस आ जाएगा। क्लियर। तो ये पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने के उपाय क्या है। तो टाइट करने के उपाय क्या है, तो उस लेक्चर में देखिए, जितनी भी वो पॉलिसी होगी जिससे मार्केट में पैसे कम जाए, वो सारे के सारे मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने के उपाय होंगे। तो अगर कभी ऐसी कुछ पूछ दिया और ध्यान नहीं रहा, तो बस ये ध्यान रखिए कि किस पॉलिसी के द्वारा पैसा जाएगा, या फिर किस पॉलिसी के द्वारा पैसा नहीं जाएगा। अगर ऑप्शन में दिखा तो दिमाग से सोचिए कि अच्छा, इससे तो पैसा बढ़ रहा है मार्केट में, तो इसका मतलब ये तो टाइट नहीं हुआ, और जिससे पैसा कम हो गया वो टाइट हो गया। ठीक, तो टाइट ही करके आंसर में पूछता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर दी, नियमों को कठोर बना दी। ठीक है, मुद्रा की मात्रा को संतुलित कर रही है, मुद्रा को बैलेंस करके चल रही है, और कठोर साख नीति, क्रेडिट पॉलिसी जो थी उसको कठोर कर दी। कहने का मतलब है कि ये युक्तियाँ कुछ इस तरीके से अपनाई जाती हैं जिससे मार्केट में पैसा बढ़े। कब? जब इन्फ्लेशन कम हो रहा हो, और मार्केट में पैसा घटे कब? जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो। अगर सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस होने की वजह से अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही हो, तो सीधा एक उपाय होता है, और वो अंतिम उपाय होता है कि या तो इंपोर्ट कर लें बाहर से, मतलब सप्लाई नहीं आ रहा है कुल मिला के प्रोडक्ट का, तो या तो बाहर से इंपोर्ट कर लें, या फिर घरेलू स्तर पे देखें अगर कुछ हो सकता है तो ये तरीका होता है सरकार का। ठीक है, और ये जो घाटा वाटा पढ़ाया, तो घाटे में सबसे बेहतरीन होता है किसी भी देश के लिए कि उसका राजस्व आय में वृद्धि हो और पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो। राजस्व व्यय में वृद्धि होना बहुत घटिया माना जाता है, और पूंजीगत आय में भी वृद्धि होना बहुत घटिया माना जाता है, क्योंकि पूंजीगत आय में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब किसी परिसंपत्तियों को आपने बेचा है, किसी संपत्ति को आपने बेच दिया हवाबाजी करने के लिए,
और नहीं तो इमरजेंसी के टाइम में बेचे तो अलग बात है। जैसे अभी कोरोना के समय सरकार बेच रही है अलग अलग परिसंपत्तियों को। क्यों? क्योंकि उसको देश भी तो चलाना है ना। एक हद से ज़्यादा राजकोषीय घाटा बढ़ा भी तो नहीं सकते ना। सरकार करेगी तो क्या करेगी? सरकार के पास उपाय जो है वो सीमित है। राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो अगली बार से बजट का एक बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाएगा। तो क्यों ना पूंजीगत परिसंपत्तियों को ही बेच लें। सरकार ये सोचती है, लेकिन बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं कि भाई जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उसको क्यों बेच रहे हैं। ये भी गलत बात है, नहीं बेचना चाहिए। कम से कम उसको बेचे जो लॉस में चल रही है। ठीक, तो सरकार अब कर रही है तो कर रही है। अब सरकार का कहना ये है, अब सरकार का कहना भी बता दें, सरकार का कहना ये है कि कम से कम गवर्नमेंट रहे और मैक्सिमम गवर्नेंस रहे, शासन बहुत ज़्यादा अच्छा से रहे। क्योंकि सरकार के सभी लोग अलग अलग कंपनियों को चलाने में लगे रहेंगे तो सरकार का शासन पे ध्यान कम रह जाएगा। ये भी है। तो अलग अलग सरकार का व्यू है, लेकिन इसके पीछे मेन मकसद क्या है भाई? एक मेन मकसद तो यही दिखाई पड़ता है कि सरकार के समय अभी इमरजेंसी चल रही है, तो इमरजेंसी का पोषण तो कहीं से करना है ना। तो किसी के पास भी इमरजेंसी आती है तो अपनी संपत्ति को ही बेचने का सबसे अच्छा उपाय दिखता है। आपके पास सोना रखा है, बेच देंगे। आपके पास ज़मीन रखी है, बेच देंगे। वैसे सरकार के पास पीएसयू रखा है, बेच देगी। सरकार के पास या पीएसयू है, उसकी हिस्सेदारी कम कर लेगी। सरकार भी तो यही करेगी ना। लेकिन इमरजेंसी के टाइम यूज करें तो ठीक है, लेकिन अगर उसको बेच के सोचिए सब्सिडी दे दें, हवाबाजी कर लें। अगर आपके पास पैसा आया तो आपने हवाबाजी कर दी तो ये तो गड़बड़ बात है ना। हवाबाजी करेंगे तो कल को पछताएंगे, डूबेंगे हैं। नहीं तो पहले जैसे हमारे सब लोग बोल के गए थे कि भाई अगर पैसा है तो सोना खरीद लें, पैसा है तो ज़मीन खरीद लें, अगर पैसा है तो आपने ब्रांडेड कपड़े खरीद लिया तो कल को डूबेंगे ही ना। क्योंकि पैसे का सही यूज तो किए नहीं, उड़ा गए पैसे। इसी को बोलते हैं उड़ाना। तो सरकार उड़ाना नहीं चाहती, सरकार सब्सिडी को कम करती है। अलग अलग सब्सिडी कम कर देगी सरकार, लेकिन सब्सिडी को भी देना यानी एक महत्वपूर्ण तथ्य ही है। क्योंकि अगर आप सब्सिडी को नहीं देंगे, अगर आप खाने पीने में भी सब्सिडी को नहीं देंगे, सस्ते पे चावल, सस्ते पे गेहूं अगर उपलब्ध नहीं कराएंगे, सस्ते पे किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो बेचारे वैसे ही परेशान हैं। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, तो हम कहाँ से उसको भरण पोषण कर पाएंगे? और अगर सब्सिडी अगर खाने पर नहीं देंगे, किसानों को सब्सिडी नहीं देंगे, ठीक है, पोषण पे अगर हम लोग पोषण में सब्सिडी के दुनिया भर के स्कीम नहीं चलाएंगे जिससे सस्ते में अनाज उपलब्ध हो, तो आज की बड़ी आबादी हमारे देश की जो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है, भूखमरी इंडेक्स में हम कितने पीछे हैं देख ही रहे हैं। पीछे हैं, इनइक्वलिटी बहुत गजब की है। तो हम क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? राजकोषीय व्यय नहीं, राजस्व व्यय नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, लेकिन एक हद से ज़्यादा ना हो। कम से कम ये रहे। सरकार ने दिमाग भी लगाया था कि पहले सरकार बोली कि जो भी आप गैस का सिलेंडर ले रहे हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो कम से कम इस पर सब्सिडी ना लें। सरकार ने आग्रह किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब्सिडी का फ़ायदा उन्हीं लोगों तक पहुंचना चाहिए जो उसके लायक है। सबको सब्सिडी क्यों देना भाई? सब्सिडी तो कहीं ना कहीं किसी के टैक्स से आ रहा है ना। और टैक्स होता है राजस्व आय में, तो सब्सिडी राजस्व आय से आ रहा है। और सब्सिडी राजस्व व्यय में है, मतलब टैक्स राजस्व आय में आ रहा है और सब्सिडी राजस्व व्यय में है। तो राजस्व आय का राजस्व व्यय में जा रहा है। तो सरकार बोलती है कि भाई आप गैस सिलेंडर पे जो सब्सिडी थी उसको छोड़ दीजिए। लोगों ने बात भी माना, लेकिन बाद में सरकार, हालांकि गैस सिलेंडर का दाम ही बढ़ गया तो अब जो सब्सिडी है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है ना, फिर वही हो रहा है। अब इसका कई कारण हो सकते हैं पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ने के, इसका अलग मैटर है। इंटरनेशनल रीजन्स भी बहुत सारे हैं और इंटरनल रीजन भी हैं, खैर वो अलग विषय है। लेकिन सब्सिडी देना खराब है, लेकिन आवश्यक भी है, आवश्यक है हमारे देश के लोगों के लिए। लेकिन अब एक हद से ज़्यादा नहीं दे सकते। इसीलिए बोला जाता है, कुल मिला के ये बोला जाता है कि कोशिश कीजिए कि कम से कम राजस्व व्यय हो और अधिक से अधिक पूंजीगत व्यय हो। कम से कम पूंजीगत प्राप्तियां हो, अधिक से अधिक राजस्व प्राप्तियां हो। ऐसी कोई पॉलिसी निकालिए कि ज़्यादातर लोग टैक्स के दायरे में रहें, लेकिन टैक्स का जो रेट रहे आपके पास कम रहे। ऐसा नहीं है कि उनकी अधिकतर कमाई आप टैक्स के रूप में ही ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुल मिला के यह है कि टैक्स को कम रखिए, लेकिन अधिक लोगों को उसमें शामिल कीजिए, लोग चोरी ना कर पाएँ, ये देखिए, ये होना चाहिए। साथ ही साथ जब भी आप व्यय कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर व्यय पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए हो। जैसे सरकार ने अभी गति शक्ति स्कीम लॉन्च की है, 110 लाख करोड़ कम नहीं होते हैं गति शक्ति के माध्यम से, ठीक है। 110 लाख करोड़ का बजट है, आने वाले सालों में खर्च करना है सरकार को। C+G+I+X-M याद कीजिए, जितना जी खर्च करेगी वो भी सारी की सारी खर्च पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए हो रहा है। इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा कि नहीं? कैसे हो सकता है कि नहीं मिले? बहुत बहुत गजब का स्कीम है, माइंड ब्लोइंग, ठीक है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी है, यही है, ठीक।
लेकिन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के साथ कुछ बातें भी हैं। अलग बात है कि सरकार लीज पे दे रही है, क्या कर रही है, वो अलग बात है। लेकिन जो ये है गति शक्ति प्लान, क्या गजब प्लान है। तो सरकार भी तो यही कर रही है ना, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए खर्च कर रही है सरकार। कभी भी आप अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास देखिए, अभी बजट आएगा तो उसमें देखिए कि वो स्टेट गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। जैसे हमारी सरकार अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए 5.5 लाख करोड़ खर्च कर रही है पिछले बजट के हिसाब से, और करीब 29.5 लाख करोड़ खर्च की राजस्व व्यय के रूप में। तो गैप तो होगा ही, क्योंकि लोगों को सहायता भी तो चाहिए ना। क्या करेंगे बेचारे, फांसी ही लगा रहे हैं ना। देख रहे हैं किसानों की आत्महत्या कितनी है, कोई क्या कर सकता है, गरीब है कि नहीं, सब्सिडी तो देना ही पड़ेगा। अरे सब्सिडी तो देना ही पड़ेगा हमें, यूरिया पे चाहे उर्वरक पे चाहे किसी भी तरीके से, हम उसको कैसे छांट सकते हैं। वैसे भी आए तो उनका जो हम जानते हैं वो अलग अलग रिपोर्ट्स बताते ही हैं। खैर यही है आज की क्लास में। अब इकोनॉमी ख़त्म होने वाली है, आज बजट ख़त्म हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेंगे हम लोग और उसके बाद इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, और उम्मीद है बड़े अच्छे से समझ में आया। अब बजट आने वाला है तो बजट के लिए थोड़ा अवेयर रहिए, जितनी चीज़ें पढ़े उसको बजट से लिंक कीजिए कि कितना खर्च हो रहा है, पिछले साल कितना हुआ था, अगले साल के लिए कितना रखा गया है, और कितना कितना कहाँ कहाँ खर्च हुआ, सरकार कहाँ पे पैसा देना चाह रही है और कहाँ से पैसा कम करना चाह रही है। सोशल जो भी सर्विसेज के नाम पे, स्कीम्स के नाम पे जितने पैसे हैं वो सरकार कितना डाल रही है इस साल, पिछले साल कितना डाली थी, कटौती की है क्या, बढ़ाई है क्या, कोई नई यूनिवर्सिटी खोलना है क्या। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पूंजीगत व्यय कितना हो रहा है सरकार के पास, रेवेन्यू कितना आया सरकार के पास, इन्फ्लेशन कितना रहा, ये सब थोड़ा ध्यान रखिए अवेयरनेस के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।